Remedy, general meaning of word remedy is treatment. इलाज. इलाज बड़ी ई ना, ई की मात्रा भी होती है ना उस पर. नहीं होती है, ध्यान नहीं, बहुत टाइम से लिखा है. रेमेडी मीन्स ट्रीटमेंट, इलाज, दर्द की, तकलीफ की दवा. लॉ में रेमेडी का मतलब होता है सेम, तकलीफ का इलाज. तकलीफ किसको होती है? तकलीफ उसको होती है जिसको दिखता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाला अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो सामने वाले के नॉन परफॉर्मेंस के कारण जो आपको तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, उसका कोई इलाज है आपके पास? दैट मीन्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आदमी एक दूसरे को प्रॉमिस करता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ऑब्लिगेशन है कि मैं पूरा करूंगा, प्रॉमिस करता है, मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं परफॉर्म करूंगा. अगर वो पूरा नहीं करे तो सामने वाले के कुछ लीगल राइट्स होते हैं. आपने प्रॉमिस किया गुड्स दोगे, फिर दिए नहीं, तो मेरा राइट है मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूं. मेरा राइट है वो गुड्स मुझे मिले. तो राइट्स को एंजॉय करने का जो मीन्स है, मीन्स ऑफ एंजॉयिंग माय राइट्स, उसी को रेमेडी बोलते हैं. तो रेमेडी इज वे, रेमेडीज, ways oblique means through which a party who is not at fault, ways oblique means through which a party who is not at fault for non-performance seeks to enjoy his rights. वो साडा हक इत्थे रख वाला फंडा है कि आप अपना हक कैसे एंजॉय करेंगे, क्या साधन है, क्या तरीके हैं उन राइट्स को एंजॉय करने के. दैट इज व्हाट चैप्टर वुड बी कवरेगा. बोला जनरली पार्टीज के पास 5 तरह की रेमेडीज होती हैं, 5 तरीके हैं कि जिससे सामने वाला भाई जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, आप अपने राइट्स एंजॉय कर सको. उसके 5 तरीके बताए गए हैं लॉ में. पहला, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. भाई मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, आप बदमाशी कर रहे हो और आपकी बदमाशी के कारण मुझे वो गुड्स या सर्विस या जो भी चीज मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा. तो मैंने दरवाजा खटखटाया न्याय का, बोला कोर्ट को, देखिए मैं तो राजी था अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने को, सामने वाला डिफॉल्ट कर रहा है, जज साहब मुझे मुक्ति मिले, आपने मुझे गुड्स देने थे, दिए नहीं, 24 सितंबर तक देने थे, 24 सितंबर वर्किंग आवर्स खत्म हो गए. तो मैं कोर्ट को भाई बोलता हूं कि जज साहब मुझे अब मुक्ति मिल जाए, ताकि जज ने बोला मिल गई तेरे को मुक्ति, 24 तारीख खत्म हो गई. मैंने बोला बोला तेरे को तो रेसिशन की जरूरत ही नहीं. मैं बोला हाँ ये आपने ठीक बोला, बट मान लीजिए मैं बोलता हूं कि परफॉर्मेंस 30 सितंबर तक करनी थी और आपने 24 को ही मेरे को दिखा कर मुझे चिढ़ाते हुए मेरा माल किसी और को बेच दिया. मैं इरिटेटेड हो गया. हो सकता है 6 दिन में आप माल कहीं से और अरेंज करके मुझे वापस ला के दो या मुझे दे दो, बट मैं चिढ़ गया. मैंने जो आपकी एक्शन है और जो आपने बोला कि आप परफॉर्म नहीं करोगे,
उसके बेसिस पर कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि इसने मेरा माल तो किसी और को भेज दिया जज साहब। तो जज ने बोला वेट कर ले, हो सकता है कहीं से अरेंज करके दे दे। मैं बोला नहीं जज साहब, मुझे साथ पे नोटिस भी भिजवाया कि तेरे को माल नहीं दूंगा, माल किसी और को बेच रहा हूँ, तो आई वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, मुझे मुक्त करिए। जज अगर मेरे फेवर में रेसिशन का ऑर्डर लिख देगा, दैट मीन्स मैं माल की डिलीवरी लेने की ऑब्लिगेशन से बच गया। अब मुझे पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, माल भी मैं आपसे लूंगा नहीं, अगर आप 30 तक लेकर भी आए मैं बच गया। क्लियर हुआ रेसिशन? शर्मा साहब समझ रहे हैं आप? ओके। कोर्ट कब कब रेसिशन का बेनिफिट एडवांटेज देता है? पहला केस, भाई आपने मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया, मैं आपके पास आता हूं, भाई मैं आपका काम करना है, फिनिश कर दो, आप करने नहीं देते, तो आई एम रेडी टू परफॉर्म, बट आप परफॉर्म ही नहीं करने देते, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट माई ऑप्शन। तो अगर मैं उसको अवॉइड करता हूं तो रेसिशन डिमांड करूंगा, जज साहब बस हो गया, बहुत हो गया, मुझे मुक्त किया जाए लाइबिलिटी से। भाई जरा ख्याल करिएगा, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, कुछ ऐसा काम करने की बात की जिसको लॉ अलाउ नहीं करता है, और मुझे तो आपने अपने झांसे में ले लिया था। मुझे बोला था ओए बेरी, मेरे को बहुत नॉलेज है लॉ की, मेरे पापा वकील है, वकील, मैंने भी 3 साल जो है वकालत की पढ़ाई की है, जो हम कर रहे हैं एकदम लॉफुल है, चल लेट्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपके कहने पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। फिर आई रियलाइज कि आप तो भाई उधर आपने मुझे इंड्यूस किया टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये करना अलाउड ही नहीं है। अब आप भाई उधर जो है वो बोलते हैं इसको आप परफॉर्म नहीं करेंगे। मैंने बोला तो फिर मुझे क्यों घुसाया इस कॉन्ट्रैक्ट में? आपने बोला है। मैं बोला क्या है? मैं रेसिशन डिमांड करूंगा, कोर्ट को बोलूंगा मुझे सारी लायबिलिटी से मुक्त किया जाए, सामने वाले ने हरकत जो की है उसके बेसिस पर। कुछ सिचुएशंस में कोर्ट पार्टी को जब वो बोलती है कि भाई मेरे को रिसाइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, रिसाइंड इज कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो नहीं करने देता है। क्या क्या सिचुएशंस है मैं एक्सप्लेन करता हूं। भाई आपने ना मुझे कोई गुड्स डिलीवर करने थे, कर दिए, मैं तब ऑफिस में नहीं था, मैं ऑफिस में आया और आपको आकर बोला है भाई तो माल डिलीवर कर गया मेरे यहाँ। आपने बोला हाँ। बोला माल नहीं चाहिए, उठा के ले जा। आपने बोला क्यों भाई, मुझसे कोई गलती हो गई, गलत माल दे दिया, टाइम पे नहीं दिया? बोला नहीं सब ठीक है बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। आपने बोला ये तो गलत बात है, कैसे कैंसिल? मैंने बोला भाई उधर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, माल उठा के लेके जा। आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर आपने जज को बोला देखिए बेरी को इस तरह माल डिलीवर किया था, वो मना कर रहा है, मेरे को भी ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, रिसाइन करने दीजिए। सुनिएगा, इस बीच में आपका माल मैंने आगे किसी को बेच दिया, तो मेरा कंडक्ट क्या शो करता है कि मैंने ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया है, मैंने कोई कैंसिल नहीं किया, कोई ब्रीच नहीं किया, आई हैव अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन। मेरी कथनी और करनी में फर्क है। मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अ ब्रीच बट एक्चुअली देयर इज नो ब्रीच, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड गुड्स टू समवन, सो आपको रेसिशन नहीं मिलेगा। वेयर प्लेंटिव हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। सर ये थोड़ा और क्लैरिफाई करिए, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है।
भाई फॉर इंस्टेंस, अब एग्जाम्पल मैं भाई उधर सेट नहीं किया अभी, बट आप अगर कंप्लेन करने वाले हैं वो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करिए ना भाई, आपके पास राइट है। बट आप अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लेते हो, कंप्लेन करने वाला ही अडॉप्ट कर लेता है, ये कोई ऐसी हरकत करता है जिससे लगता है कि नहीं वो अप्रूव कर रहा है, रेटिफाई कर रहा है, तो फिर रेसिशन थोड़ी मिलेगा। आप अप्रूव कर रहे हो मतलब ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर रहे हो आप। मैंने आपको गलत माल इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, मैंने आपको गलत माल डिलीवर कर दिया, तो आपने बोला बेरी ने ब्रीच नहीं किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कैंसिल करना चाहिए, कर दो कैंसिल। आपने कोर्ट को जाकर ये बोला कि भाई बेरी जो है गलत माल मेरे को दे दिया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, ये ठीक है। बट एक तरफ तो आप कोर्ट को बोलते हो कैंसिल करना है, और दूसरी तरफ वो जो गलत माल है वो गिरवी रख देते हो आप, या किसी को आगे भेज देते हो, तो आपकी हरकत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज शो कर रही है ना, कि कोर्ट के पास जाते हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना और ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लेते हो। गलत माल, मैं गलत माल दिया भाई, ठीक है मैं वापस लूंगा। आपने बोला मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे साथ डील करने में, उल्टा पुल्टा माल डिलीवर करता है, उठाकर ले जा माल, मैं कोर्ट को रेसिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। मैं बोला ठीक है भाई कर दे तेरा माल। तो कोर्ट को बोला मैं माल रिटर्न करूंगा और बेरी से मेरा रिलेशनशिप खत्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाऊं मैं लायबिलिटी से, और दूसरी तरफ वो जो रखा हुआ माल है जो गलती से वो आगे आप कहीं पॉन कर देते हो, पॉन मतलब प्लेज कर देते हो, गिरवी रख के लोन ले लेते हो या किसी को और आगे बेच देते हो, तो आपकी हरकत तो कुछ और शो कर रही है, तो आपको रेसिशन थोड़ी देगा कोर्ट। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, ये थोड़ा ज्यादा इन्होंने यार उधर बातें कर रखी है, बट कांट हेल्प इट, ये है तो फिर है। Where owing to change in circumstances not being due to any act of defendant himself, the parties cannot be restored to their original positions. दादा मैंने ना आपको गलत माल सप्लाई कर दिया, एग्जाम्पल दिए जा रहा हूं मैं एकदम लूज मैनर में, मैंने आपको एप्पल बेचे ये बोल के कश्मीर के सेब, कश्मीर के सेब, कश्मीर के सेब, 4 पेटी कश्मीर के सेब बेचे, और आपसे हर एक पेटी का 5,000 रुपया लिया, 20,000 के कश्मीर के एप्पल। आपने 4 पेटी जो सेब है खुद खा लिए, फैमिली को खिला दिए, सबने बहुत वाह वाह की। किसी ने पूछा आपको अरे ये एप्पल बड़े अच्छे हैं, बोला हाँ कश्मीर के एप्पल है, तो आदमी हंसने लगा, बोला क्यों? बोला मैं इंडियन एक्सपोर्ट काउंसिल में काम करता हूं। बोला हाँ, तो आप हंस क्यों रहे हैं? आपने पूछा उसको, बोला एक भी कश्मीर का एप्पल इंडिया में नहीं बिकने को आता है, सारे एक्सपोर्ट होते हैं। आपने बोला ये क्या बात करते हैं? आपने बोला यही सच्चाई है। तो आपने मुझे कांटेक्ट किया, बोला झूठे मक्कार, कश्मीर के एप्पल बोलकर बेचे, ये सब कहाँ के हैं? मैं बोला हिमाचल के हैं। बोला साले फ्रॉडस्टर, 20,000 रुपया ले लिया तो 4 पेटी का 4,000 लेना चाहिए, 16,000 रुपया वापस कर, ये रेमेडी ठीक है, डैमेजेस put you back in that position in which you would have been had Himachal apples been supplied to you, तो ये ठीक है। बट आपने बोला मैं तेरे सारे एप्पल वापस करूंगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो कैसे करेंगे आप एप्पल वापस? वो तो फर्टिलाइजर बन गया लोगों के पेट में, और पेट से निकल भी चुका अब तो। हाउ डू यू रिटर्न इट? Can you understand what I am saying? So you cannot cancel the contract. You have other remedies. दूसरी रेमेडीज है ना, कि आपने भाई कश्मीर का एप्पल बोलकर 20,000 दिया, अगर हिमाचल का होता तो 4-5 हजार ही देते, वो आप 15,000 16,000 जो भी है एक्स्ट्रा जो मुझे दिया वो रिफंड लीजिए। बट रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कैंसलिंग कॉन्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल है व्हेन यू कैन
give back the goods in their original position. Can you give back the goods in their original position? Rescission allow नहीं करेगा court. Can you understand what I am saying? Okay, then where third parties have during the subsistence of contract, subsistence means existence, continuation, during the subsistence of, sir वैसे subsistence का मतलब क्या होता है? Living. Here it means continuation. During the continuation of contract, acquired rights in good faith and for value. भाई सुनिएगा, मैंने ना आपको उल्लू बनाकर फ्रॉड करके आपके साथ आपसे कुछ गुड्स ले लिए. कुछ गुड्स थे आपके पास जिनकी वैल्यू 50 लाख रुपया थी. 50 लाख के गुड्स थे. मैंने आपसे बातचीत की. देखिए, चोरी नहीं की मैंने, फ्रॉड किया आपके साथ, आपको चीट किया, और चीट करके कन्विंस करके 50 लाख के गुड्स मैंने 12 लाख में आपसे ले लिए. आपको पता भी नहीं चला आपके साथ फ्रॉड हो रहा है. अपने गुड्स वो मुझे दे दिए. अब वो गुड्स मेरे पास हैं, सुन लीजिए, आगे और किसी को दिए नहीं. आपको मालूम चला आपके साथ फ्रॉड हुआ है. आपने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट को बोला आई वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आई वांट माय गुड्स बैक. कोर्ट आपको बोल सकता है भाई गुड्स बैक क्यों? 38 लाख कम मिला है, 38 लाख डैमेजेस दिलवा दें. आपने बोला नहीं, मुझे मेरे गुड्स चाहिए. कैन यू डू दैट? यस यू कैन डू दैट. क्यों? क्योंकि गुड्स मेरे पास ही हैं. बट मान लीजिए मैंने वो गुड्स किसी को 80 लाख में आगे बेच दिए, 80 लाख रुपीस में. आपसे 12 में लिए और 80 लाख में आगे बेच दिए. उस पार्टी को, नई पार्टी को पता नहीं है कि मैं किस तरह फ्रॉड करके गलत तरीके से गुड्स आपसे लेकर आया. माइंड यू, चोरी करके नहीं लाया. अगर चोरी करके लाया हूं तो जो पार्टी है उसके पास अगर गुड्स चले भी जाएं तो भी ओरिजिनल ओनर पुलिस को लेकर उससे छीन कर लेकर आ सकता है. यहां पर आपका और मेरा क्या हुआ था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने आपको उल्लू बनाकर गुड्स आपसे ले लिए थे. तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट योर ऑप्शन. यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. आप कर सकते हैं कैंसिल, बट तभी अगर मैंने माल को किसी थर्ड पार्टी को आगे नहीं बेचा हो. अगर कोई थर्ड पार्टी, इनोसेंट पार्टी, गुड फेथ में मुझसे वो गुड्स ले लेती है, से मैंने 80 लाख में बेच दिए, और आपको एहसास होता है अरे यार मैं तो उल्लू बन गया. आप मुझे बोलते हो गुड्स मेरे को वापस चाहिए, कोर्ट को बोलते हो. मैं बोला गुड्स तो उसके पास है. तो कोर्ट कभी उस थर्ड पार्टी को नहीं बोलेगा कि गुड्स रिटर्न कर दे, क्योंकि उसका क्या फॉल्ट है थर्ड पार्टी का? उससे तो गुड फेथ में इनोसेंट, उसको नहीं पता था मैं क्या लफड़ा करके गुड्स लेकर आया. कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझको बोलेगा बदमाश, लुच्चे, जो भी तूने प्रॉफिट किया वो सारा का सारा सरेंडर कर दे. दैट मीन्स 68 लाख रुपीस मुझे आपको भाई दे देने पड़ेंगे. जो भी प्रॉफिट किया मैंने वो सब आपको सरेंडर कर दूंगा. कैन यू अंडरस्टैंड? सो रेसिशन कब अलाउ नहीं करता है कोर्ट? कैंसिल करना जब किसी थर्ड इनोसेंट पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाए, तो शायद रेसिशन कोर्ट अलाउ नहीं करता है. ओके भाई, मान लीजिए ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 काम करने थे और वो काम सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं किया जा सकता. तो अगर कोर्ट रिसाइंड करने का भाई उधर ऑर्डर देगा तो फिर पूरा का पूरा भाई उधर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड करना पड़ेगा. तो कभी कभी कोर्ट को लगता है नहीं जी रिसाइंड करने का हम ऑर्डर देंगे नहीं, क्योंकि अगर करेंगे तो बाकी जो काम अलग हैं जो सही रूप से हुए हैं, तो वहां पर भाई कोर्ट थोड़े नाटक कर सकता है. तो ये जो हमने एक्स्ट्रा रीडिंग जैसा कर लिया, ये एक बेसिक आइडिया फॉर्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली रेसिशन ये समझना है
द पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट, वो पार्टी कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है जब सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा तो भाई मुझे भी मुक्ति दो ना, सामने वाला डिफॉल्ट कर रहा तो मुझे मुक्ति दो ना, मुझे लायबिलिटी से मुक्ति करो। ये बेसिक थीम है इसका। डैमेजेस सेकंड रेमेडी है जी। ये डैमेजेस का क्या चक्कर क्या है भाई, सुन लीजिए। अगर डिफॉल्टिंग पार्टी ने परफॉर्म कर दिया होता तो जो मॉनेटरी पोजीशन होती परफॉर्मेंस हो जाने पर, उसी मॉनेटरी पोजीशन में पार्टी इसको अगर कोर्ट डाल दे तो उसको बोलते हैं डैमेजेस दिलवा। मैंने कई बार आपको क्लास में एग्जांपल दिया है कि आप कुछ गुड्स 50 लाख में मुझे देने वाले थे, आपके लिए गुड्स की कॉस्ट थी 40 लाख, आप 50 में देने वाले थे, आपका प्रॉफिट होने वाला था 10 लाख रुपया। आपने गुड्स मुझे क्यों नहीं दिए 50 लाख? क्योंकि मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ गई, अब वो मार्केट में 90 लाख में बिक रहे हैं, तो आपने बोला बेरी को दूंगा तो 40 का खाली 50 ही बनेगा। अगर मार्केट में किसी और को बेच दिया तो 90 लाख एक्स्ट्रा भाई मिल जाएगा, 40 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आपकी कॉस्ट 40, मुझे बेचते तो कितना प्रॉफिट 10, नाउ अगर मार्केट में बेचे तो और कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट 40, और टोटल 90 में बेच पाएंगे। तो आपने बेच दिया, वायदा मुझसे किया बट उसका ब्रीच करके माल को भाई मार्केट में बेच दिया 90 लाख। तो मेरे पास क्या रेमेडी है? मैं बाजार से वो माल 90 लाख में खरीद सकता हूं, बट मैं क्यों 90 लाख खर्च करूं? मेरे को कितना खर्च करना चाहिए? सिर्फ 50। तो जो भी शॉर्टफॉल है वो कोर्ट आपसे मुझे दिलवाएगा। बोला तू बेरी से वायदा करके सौदा किसी और से करता है, डिलीवरी किसी और को करता है, अभी तेरे को मजा चखाते हैं। बेरी को पूछा, बेरी तो कितना देने को राजी था? मैं बोला 50 लाख। बोला 50 लाख रेडी रख, हम इससे तेरे को 40 लाख दिलवाते हैं एज कंपनसेशन, एज डैमेजेस। तो वही चीज बाजार से आप 90 लाख में खरीद ले, तेरा 50 ही लगेगा। तो डैमेजेस मतलब पुटिंग party back into same monetary position in which party would have been had there been a performance and not a default. ये जो रूल है डैमेजेस का, ये एस्टैब्लिश किया गया था फेमस केस में, और केस की डिटेल नहीं चाहिए अपने को, बस ये केस का नाम चाहिए। हेडली वर्सेस बैक्सनडेल। अब भाई प्लीज समझिएगा, सर ये जो आपने लैंग्वेज बोली, डैमेजेस इज पुटिंग पार्टी इनटू सेम मॉनेटरी पोजीशन in which party would have been had there been a performance and not a default. Is this language written there? Yes, it's written there. Sir, ये जो damages होते हैं भाई जरा ख्याल करिएगा, ये तभी मिलते हैं if they arise from causes which are natural एंड प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट मतलब बोला ये जो डैमेजेस हैं ये तभी मिलेंगे इफ दे अराइज फ्रॉम रीजंस विच आर नेचुरल एंड क्लोज टू नॉन परफॉर्मेंस। दे कैनॉट बी रिमोट रीजंस, फार फेच्ड रीजन, दूर का कोई कनेक्शन नहीं चलेगा, क्लोजली रिलेटेड होना जरूरी है, डायरेक्ट कारणों से अराइज करते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सुनिएगा। अपने एग्जांपल में आप 40 का माल मुझे 50 में देने वाले थे, मार्केट में भाव 90 है, आपको एक कस्टमर मिल गया जिसको आप 165 लाख में वो माल बेच पा रहे हो।
165 लाख में। तो आपने उसको 165 लाख में बेच दिया, मार्केट में वो माल 90 में मिलता है। तो आपको देखिए एक्स्ट्रा कितना मिला, आपकी कॉस्ट थी 40, आप अगर बेरी को बेचते तो प्रॉफिट 10 का होता। अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 115 लाख। तो आपको क्या बेरी को 115 लाख सरेंडर करना पड़ेगा? नहीं, जो मार्केट में भाव है, मार्केट में 90 लाख, वो एक्स्ट्रा खाली 40 लाख बेरी को देना पड़ेगा ताकि वो मार्केट से खरीदे। बेरी का ये बोलना कि नहीं जज साहब मैं भी 165 में बेच देता, तो कोर्ट बेरी को बोलेगा प्रूफ करने के लिए, भाई बेरी तू प्रूफ कर सकता है इसी पार्टी को तू माल बेच पाता? बोला है, पार्टी आई थी मेरे पास, मैंने 165 कोट किया था, वो दे देता मुझको, देखिए मेरा ईमेल का एक्सचेंज हुआ है, तो दिलवा देगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जो नियर कॉजेज हैं, प्रॉक्सिमेट कॉजेज जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट कॉजेज है, वहीं तक का वही लॉस कंपनसेट हो। अच्छा मेरी बात सुनिए, और मैंने जज को बोला जज साहब मुझे 40 लाख नहीं, मुझे 500 लाख रुपए का कंपनसेशन चाहिए। जज ने बोला वो क्यों? मैंने जज को समझाया, जज साहब अगर ये माल मुझको देता 50 में, मैं इस पे प्रोसेसिंग करता, प्रोसेसिंग करके मैं कुछ गुड्स बनाता, और वो गुड्स बनाकर मैं भाई उधर डिज़ाइन वगैरह चेंज करके एक अच्छे भाव में बेचता। कोर्ट ने बोला बकवास मत कर, तेरा लॉस सिर्फ उतना है जितने में तू मार्केट में भाई उधर गुड्स अभी खरीदने जाए तेरा एक्स्ट्रा लगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तू क्या करता, ये कितना प्रॉफिट और करता भाई, उधर मुर्गी तू लेकर आता, उनके चूजे होते, चूजों से अंडे निकलते, अंडों से पोल्ट्री फार्म खोलता है, ये सब बकवास मत कर। सो सीधी सादी बात क्या, सीधी सादी बात ये प्रॉक्सिमेट कॉजेस के लिए कंपनसेशन मिलता है। तो कुछ रूल्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ा कॉन्क्रीट टर्म्स में बात कर सकें। When a contract has been broken, the injured party is entitled to, सर ये कहाँ पढ़ रहे हैं? हमने क्या किया, वो हेडली वैक्सनडेल खत्म, उसमें जज साहब ने क्या बोला वो भी नहीं पढ़ा, कोई काम का नहीं है। काम के हमारे ये 1 ABCD करके जो 4 पॉइंट है वो हमारे काम के हैं। तो मैं पॉइंट ए पढ़ रहा हूँ। Such damage which naturally arose in the usual course of things from such breach, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस जिनको हम यूजुअल डैमेजेस बोलते हैं सर वही मिलेंगे। और यूजुअल डैमेजेस मैंने बता दिया, वो मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है, बस खत्म। कोई स्पेशल डैमेजेस मिल सकते हैं? हाँ सुनिए, मैं जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था, देखिए भाई आपका ये जो माल है ना ये स्पेशल नेचर का है। बोला वो कैसे? बोला मार्केट में आपके जैसा माल कोई नहीं बनाता है, आपके गुड्स में एक ग्रेनीनेस है, ग्रेन्स है, ग्रेन्स, एक टेक्सचर है एक तरह का, वही मुझे चाहिए, और किसी का माल चलेगा ही नहीं मुझे। आप ये माल दोगे, मैं 50 लाख में लूंगा आपसे, इस पे प्रोसेसिंग करूंगा, 50 लाख मैं खर्चा करूंगा इस पर, और ये माल मैं 175 लाख में बेचूंगा। तो अगर आपने मुझे डिलीवर नहीं किया तो मेरा 75 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो आगे पार्टी को कमिट किया है वो मुझे 175 लाख रुपीस देगी। तो ये मैं आपके नोटिस में लेकर आ रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कि अगर भाई आपने माल नहीं दिया तो आपको मुझे ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं, स्पेशल डैमेजेस देना पड़ेगा। स्पेशल डैमेजेस कौन से होते हैं? विच आर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज ने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, तभी स्पेशल डैमेजेस मिलते हैं, नहीं तो कोई स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलते। नहीं तो खाली मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो मिल जाता है। बट यहां पर मैंने आपको क्लियर करके रखा है कि आपका माल लूंगा, उसका प्रोसेसिंग करूंगा, वो प्रोसेस करके मैं जब बेचूंगा तो मुझे 175 मिलेंगे, मेरे को 75 लाख का प्रॉफिट होगा।
तो अगर आपने मुझे गुड्स नहीं दिए तो मैं आपसे वो 75 लाख का जो स्पेशल डैमेजेस है वो डिमांड करूंगा। ऐसा मैंने पहले से ही आपके नोटिस में, आपकी कॉन्टेम्पलेशन में, आपके थॉट प्रोसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो स्पेशल डैमेजेस मिल जाते हैं। अदरवाइज हमेशा क्या, ओनली ऑर्डिनरी और यूजुअल डैमेजेस। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, श्योर। Such damages which the parties knew when they made the contract to be likely to result from such breach. और ये स्पेशल डैमेजेस तभी जब पार्टीज के नॉलेज में हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जो इन्होंने भी दे रखा है, स्पेशल डैमेजेस। देखिए ये जो बगल में पन्ना इन्होंने लिखा हुआ ना, पूरे पन्ने में इन्होंने दो ही चीजें डिस्कस की हुई हैं। एक तो ऑर्डिनरी डैमेजेस, नेक्स्ट पन्ने पे घुमाएंगे तो देखेंगे आप स्पेशल डैमेजेस, ये दो दिखेंगे। तो इन्हीं का डिस्कशन हेडली वर्सेस बैक्सनडेल के इन पॉइंट्स में इन्होंने कर रखा है। क्या जी, अब सुनिए, मैं बोल बोल के थक गया। जो माल आपने मुझे 50 लाख में सप्लाई करना था, अगर बाजार में उसका भाव 85 हो गया है और आपने भाई बेच दिया, तो मैं 50 लाख देने वाला था, 50 ही दूंगा। आपने अगर परफॉर्म नहीं किया, मुझे डिलीवरी नहीं किया, तो 35 लाख आप डैमेजेस में देना, मैं 85 लाख से मार्केट से खरीद लूंगा। मेरे 50 लाख ही लगेंगे, 35 आपकी पॉकेट से लगेंगे। ये ऑर्डिनरी यूजुअल डैमेजेस हो गया। स्पेशल डैमेजेस का और एग्जांपल, मैं दर्जी हूं, दर्जी। एक मेला होने वाला है, मेला। उसमें लोग क्या करते हैं, नहाने जाते हैं। नहाने के बाद आकर, मतलब व्हाट दे डू इज, पहले दे परफॉर्म अ पूजा इन अ मंदिर। मंदिर में पूजा करने के बाद दे गो फॉर सम रिचुअल। रिचुअल कंप्लीट करने के बाद नई शर्ट, नए कपड़े पहनकर फिर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। सर ये सब उल्टी सीधी हरकतें क्या होती? साउथ इंडिया में पहाड़ भाई उधर घूमेंगे, ब्लैक रंग के कपड़े पहनेंगे, पता नहीं इलाबोरेट पूजाज होती है वहां पे। बहुत पागलपन है रिलीजन, हर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे पागल है वहां पर। ये नॉर्थ और अपनी तरफ में थोड़े सेंसिबल दिखेंगे भाई, उसमें कुछ ज्यादा पागलपन है वहां पे रिलीजन को लेकर। सर रिलीजन आस्था की बात है, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, अपोलोजाइज। तो क्या है वहां पे भाई, वो नए कपड़े जो है पहनते हैं, नई शर्ट, तुरंत सिली हुई शर्ट पहनेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, दर्जी को एक शर्ट जिसकी सिलाई का नॉर्मली 50 रुपया मिलता है, वो रिलीजियस फेस्टिवल के दिन कपड़ा भाई उधर चूज किया, मंदिर में तिलक लगाया, वही कपड़े की शर्ट बनने के लिए दे दी। एक शर्ट का 500 रुपया मिलता है सिलाई का। मान लीजिए भाई, फिगर्स थोड़ी इधर उधर होंगी, तो 50 रुपीज और कहाँ 500 रुपीज। तो एक दर्जी अपनी कुछ मशीनें, 15 मशीनें, 15 मशीनें उसको उस मेले में पहुंचानी थी जहां पर उसके कारीगर वो सिलाई करने वाले थे। तो उसने रेलवे कंपनी को क्लियर कट पहले ही बोल दिया था, देख भाई 15 मशीनें जा रही हैं और एक मशीन दिन में 10 शर्ट्स की सिलाई कर देगी और हर एक में हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट 450 रुपया एक शर्ट में होता है। नॉर्मली 50 मिलते हैं, यहाँ 450 मिलेंगे। तो अगर आपने इसको टाइम पर नहीं पहुंचाया तो जो हमारा लॉस है वो इतने रुपए का होगा। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो इसको टाइम पर पहुंचाने की? अगर नहीं पहुंचाओगे तो ये भाई हमारे स्पेशल डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे। रेलवे कंपनी एग्रीड, टाइम पर पहुंचा नहीं
तो कंपनी को स्पेशल डैमेजेस देने पड़े। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके नोटिस में वो लेकर आया था। तो स्पेशल डैमेजेस तभी मिलते हैं अगर आप बात जो है इज इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, इन कंसिडरेशन, बोथ हैव बीन नोटिफाइड ऑफ दैट कि हाँ भाई ये स्पेशल डैमेज, नहीं तो नहीं मिलते। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, पॉइंट नंबर सी पढ़ लो। सी, पॉइंट नंबर बी हो गया। पॉइंट नंबर बी हो गया कैसे मेरा भाई? डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली पूरा डिस्कस्ड हो गया। डैमेजेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टी, स्पेशल डैमेजेस वो भी कंसिडर हो गया। मैं पढ़ कर रहा हूं भाई हेडली वर्सेस बैक्सनडेल के नीचे, पॉइंट ए डिस्कस, बी डिस्कस, सी। Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of breach. भाई कारण जो है लॉस का क्लोज होना चाहिए, प्रॉक्सिमेट होना चाहिए। दूर के लॉसेस रिकवर नहीं होंगे, मतलब दूर के कारणों से जो रिलेटेड लॉसेस रिकवर नहीं होंगे। Such compensation for damages arising from breach of quasi contract shall be same as in any other contract. बोला भाई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो, quasi contract वाली सिचुएशन हो, तो भी डैमेजेस के सेम रूल अप्लाई करेंगे। ये हेडली वर्सेस बैक्सनडेल में 4 चीजें एस्टैब्लिश हुई। अब एक काम करिए, आपके दिल में साहब उधर थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, या आप नेचुरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस पढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई एग्जाम्पल आपको परेशान करे। अगर आप सच में पढ़ने वाले इंसानों में से हैं तो टाइम भाई वेस्ट मत करिएगा। मे बी यूल हैव टू आस्क समथिंग, बट इफ यू आस्क मी फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, अगर आपको मैंने जितना बोला समझ में आया, यू आर रेडी, बट आप पढ़ लीजिए। भाई कोई एग्जाम्पल डी की एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। P bought from L some copra cake. नारियल होता ना, नारियल के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत सारे कामों में यूज आते हैं। जैसे सूखे नारियल का वो जो आप डाब वो करते हो, उसके रस्सी बनती है, और भी पता नहीं क्या क्या। तो ये कोपरा केक किस काम आता है? जानवरों को खिलाने काम आता है। किस लिए आता है मुझे पता नहीं, बट है कुछ नारियल का। He sold it to B, who sold it to various dealers, and they in turn sold it to farmers who use it for feeding cattle आदि। ठीक है, मतलब वो जो है वो गाय भैंसों बकरियों को खिलाने के लिए चारे के रूप में काम आता। The copra cake was poisonous and the cattle fed on it and died. Claims were made by various buyers against their sellers, and P claimed against L the damages and costs he had to pay to B. Held as it was within the contemplation of parties that copra cake was to be used for feeding cattle, P could claim compensation. भाई जब कोपरा बिकता है ना, तो यही माना जाता है कि या तो उसको जानवरों को चारे के रूप में दिया जाएगा, या मे भी उसके 2-3 यूज और होते होंगे। तो जब बेच रहा है, खरीद रहा है, उसके तो भाई उधर कंसिडरेशन में ऑलरेडी है कि कोपरा केक है, तो भाई पॉइजनस होना चलेगा नहीं, बिकॉज कहीं जानवरों को खाने के लिए दिया गया, बिकॉज उसके और भी यूजेस होते होंगे, बट खाने के लिए भी दिया जाता है। तो ये बोला ये तो पार्टीज को देना पड़ेगा, बिकॉज वो उनके कंटेम्पलेशन में था, उनकी नॉलेज में था कि कोपरा केक है, भाई पूरा चांस है इसको जानवरों को भूसे के रूप में दिया जा सकता है, तो वो देना पड़ा था डैमेजेस। वो बोला भाई इट इज नॉट स्पेशल डैमेज। बोला क्यों? बिकॉज पार्टीज की नॉलेज में नहीं। बोला नहीं, इट्स अ जनरल कॉमन नॉलेज कि कोपरा केक भूसे के रूप में यूज होता है। समझे लॉजिक? तो बोला ये आउटसाइड द कॉन्टेम्पलेशन है। बोला नहीं, दिस इज विद इन द कंसिडरेशन ऑफ पार्टीज। तो स्पेशल डैमेजेस है, इट्स नोन टू पार्टीज। आगे चलते हैं जी। पढ़ लिया क्या? वो सॉरी, वो डी तक वो पहुंच गए ना भाई, जरूरी थोड़ी है सब पहुंच गए। जाएंगे वापस, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
क्यों, अभी कितने बजे? आप तो बोला नहीं था जल्दी जाएगा। नहीं जाने देगा, बैठिए। विंडिक्टिव क्या होता है जी? मैं इंतकाम लूंगा, प्रतिशोध की भावना, बदले की अग्नि, बदला, रिवेंज, विंडिक्टिव। एग्जाम्पलरी क्या होता है? टू सेट एन एग्जाम्पल। तो पनिशमेंट की भावना से डैमेजेस होते हैं। बोला जनरली नहीं होते हैं, खाली 2 सिचुएशंस में होते हैं। एक आदमी ने किसी औरत को वायदा किया कि मैं शादी तुझसे ही करूंगा, घुमा फिरा, ऐश मौज की, फिर उससे शादी नहीं की। तो औरत ने कोर्ट में प्रूफ के साथ एस्टैब्लिश किया कि दिस पर्सन हैज यूज्ड मी और ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने उस आदमी को पूछा, ए भाई, तू ये लेडी को घुमाता था, फिराता था, कहाँ? बोला 5 स्टार होटल्स में। बोला एकदम 1.5 करोड़ की गाड़ियों में, ये वो, एकदम अच्छा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोला अब इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यही रहेगा। बोला हाई ला। बोला हाँ, तुम इसको ऐसा उधर वायदा किया, सब्ज बाग दिखाया, अब इतना रुपया दे कि ये अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर मेंटेन कर सके। सो यू हैव टू गिव हर सो मच मनी। इसलिए हॉलीवुड में जब शादी करके लोग धोखा देते ना एक दूसरे को, तो कंगाल हो जाते हैं। बिकॉज वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो विंडिक्टिव डैमेजेस है, विंडिक्टिव। अब तो बॉलीवुड में भी दिख रहा भाई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो जो ऋतिक की वाइफ है वो सटकेली है, उसकी सटकी हुई है, उसकी नहीं, उसकी पूरी फैमिली की सटकी हुई है। वो फिरोज खान वाली जो फैमिली है ना, वो ब्लडी स्टूपिड फैमिली है। वो पाकिस्तान भी गए थे तो अपना मजाक उड़वा कर आए थे, आकर इंडिया में बोलते हैं कि हम इंडियन वाला स्पिरिट, वो बेवकूफियां कर कर आए थे। वो क्या नाम है, वो ड्रग एडिक्ट फरदीन खान, क्या नाम है वो जो भाई है उसका? नहीं, फिरोज खान का बेटा यार, वो फरदीन खान नाम है ना। इज अ ब्लडी ड्रगी। तो वो फैमिली परेशान हो गई, रोशन फैमिली। उसको बोला भाई तू जा। बहुत बहुत मच करती थी वो लेडी। तो वो जाने का 400 करोड़ मांग रही भाई। वो बेचारे के पास नेटवर्थ नहीं होगा, ऋतिक के पास 400 करोड़ देने का भाई उधर फंड आएगा, होगा सेटल होगा, 100-150 करोड़ में सेटल होगा। अभी तो अगर मतलब ये वो विंडिक्टिव डैमेजेस नहीं है। वो तो क्या है कि व्हाई वुड यू गिव मी डाइवोर्स, या फिर सिंस आई एम अ वाइफ हाउ वुड आई मेंटेन माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई नीड एटलीस्ट 400 करोड़ टू मेंटेन माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। है भाई ऐसा उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ। हम आप बॉम्बे के बारे में, लोगों के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैलकाटा जो है एक गांव है बॉम्बे के सामने। अगर आप जो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है वो मुंबई है। अपॉर्चुनिटीज वहीं पर भाई लोगों को दिखती है। ऐसा नहीं है, कैलकाटा में भी बढ़ रही हैं और स्लोली मुझे सुधार दिखता है कई जगह पर। बट एनीवे, तो एक वहां पर मिलता है, शादी का प्रॉमिस किया, फिर शादी नहीं किया। वहां पे एक कोर्ट एग्जाम्पल सेट करने के लिए, अच्छा औरत के साथ तूने ऐसा किया, ले मजा चक, ये एग्जाम्पलरी डैमेजेस, टू सेट एन एग्जाम्पल। और एक जगह होता है, अदरवाइज प्रतिशोध की भावना से कभी डैमेजेस नहीं कोर्ट दिलवाएगा। वो कब? मैं एक ट्रेडर हूं, ट्रेडर। सर आप अगर प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नहीं, आई हैव टू बी ट्रेडर। सर ट्रेडर होना जरूरी है। हाँ, मेरा बैंक में अकाउंट है,
मेरे अकाउंट में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5-10 लाख रुपए पड़े रहते हैं। ये एक पार्टी है मेरी, इसका मैंने 25,000 देना था, तो मैंने 25,000 का एक चेक काट दिया था। मेरे अकाउंट में पैसे थे, फिर भी बैंक ने चेक को बाउंस कर दिया, डिसऑनर कर दिया। क्यों? वो गलती होगी क्लर्क से, अकाउंट मेरा देखना था, पेज किसी और का खुल गया, तो उसके अकाउंट में बैलेंस था 725 रुपए, तो मेरा 25,000 का चेक उसने पार्टी को बोला बाउंस कर दी, बोला बैलेंस नहीं। तो यार मेरी इज्जत पे बट्टा लग गया। मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोला मेरा उस अकाउंट में बैलेंस था, फिर भी इसने मेरा चेक बाउंस किया। मेरी भाई ट्रेड सर्कल में थू थू हो रही है। बैंक पर कोर्ट नाराज हो गया। जज बोलता है बैंक चल बेरी को 3 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दे। बैंक बोलता हाई ला, बेरी को इतना नुकसान थोड़ी हुआ है। बोला इज्जत का नुकसान भाई, उससे बड़ा नुकसान नहीं होता है, 3 करोड़ रुपया दे। मान लीजिए चेक का अमाउंट 25,000 था ना, तो 3 करोड़ बोल दिया। मान लीजिए चेक का अमाउंट 500 रुपया होता और डिसऑनर हो गया होता, तो बैंक को बोलता कोर्ट चल इसको 50 करोड़ का कंपनसेशन दे। क्यों? क्योंकि अमाउंट जितना छोटा मेरी इज्जत पर उतना बड़ा बट्टा। मतलब लोग अब ट्रेड सर्कल में, मैंने कोर्ट को बोला ऐसे बात करते हैं, अरे बहुत पैसे वाला बनता है साला का 500 का चेक तो डिसऑनर होता है। So you see, vindictive damages in those situations में खाली कोर्ट दिलवाता है। Then we come across next kind of damages, nominal damages. Vindictive मतलब याद रखिएगा, प्रतिशोध की भावना से, रिवेंज की इंटेंशन से जो डैमेजेस होते हैं। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नाम मात्र के डैमेजेस, जस्ट फॉर द नेम सेक। देखिएगा भाई साहब, आपने मुझे बोला था कि कुछ गुड्स मुझे आप 50 लाख के वैल्यू पे डिलीवर करोगे, किए नहीं। गुड्स की कॉस्ट 40 लाख थी, आप मुझे बेचते 50 लाख का प्रॉफिट होता। आपने एक पार्टी को बेच दिए 65 लाख में। कोई मुर्गा मिल गया था आपको बेवकूफ किस्म का, उसको 65 लाख में बेच दिया। मार्केट में वो गुड्स 50 लाख में मिलते हैं। मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट को बोला जज साहब देखिए सामने वाला माल नहीं दिया। कोर्ट ने बोला तेरे साथ अन्याय हुआ। कोर्ट ने बोला डैमेजेस दिलवा दे। कितना दिलवा दे? मैं बोला जो आपका मन। कोर्ट बोलता है मार्केट में गुड्स कितने में मिलते हैं? बोला 50 लाख में। बोला तो फिर क्या डैमेजेस दिलवा दे? पागल, कोई दूसरा रेमेडी चूज कर। बोला नहीं जज साहब मैंने तो केस इसीलिए फाइल किया था ताकि इसको सबक मिले। बोला क्या? बोला ये कई बार पार्टी लोग को प्रॉमिस करके माल डिलीवर नहीं करता है, तो इसको सबक देने के लिए मैंने केस फाइल किया। कोर्ट ने बोला शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा किया। तेरा केस लड़ने का कितना खर्चा है? मैंने बोला 7,000 रुपये। बोला वो तो दिलवा देते हैं, साथ में एक 1.25 रुपये का डैमेजेस भी दिलवाते हैं। मैं बोला 1.25 रुपये? बोला वो टोकन है, टोकन। टोकन मतलब जस्ट टू एस्टैब्लिश कि तू सही है और सामने वाला गलत है। तो जो 1.25 रुपये के डैमेजेस है वो नॉमिनल डैमेजेस हो गए, नाम भर के डैमेजेस। बिकॉज एक्चुअली मेरे को कोई मॉनेटरी लॉस हुआ नहीं है। आई कैन बाय इट फ्रॉम मार्केट फॉर 50 लाख रुपीज, वैसा ही माल में खरीद सकता हूं। तो कोर्ट ने बोला खरीद ले, हम तेरे को नॉमिनल डैमेजेस इसलिए दिला रहे हैं बिकॉज वो सिंबॉलिक है, वो सिग्निफाई करता है, शो करता है कि तू सही है और सामने वाला गलत है। तेरे को सच में कुछ मॉनेटरी लॉस हुआ तो हम दिलवा देते। हाँ, तेरा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिक्री 7,000 रुपया, वो हम तेरे को दिलवा देते। तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिक्री मतलब जजमेंट लेने के लिए जो मुझे खर्चा करना पड़ा वो कोर्ट दिलवा देगा, प्लस नॉमिनल डैमेजेस दिलवाएगा 1.25 रुपया, 11 रुपया, 5 रुपया, ऐसा, विच इज सिंबॉलिक ऑफ कि मैं सही हूं आप गलत है, क्योंकि एक्चुअली मुझे कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ। इज इट फाइन? नॉमिनल डैमेजेस समझ आया आपको?
डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन, भाई डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन कोर्ट नहीं दिलवाता है, सिर्फ चेक बाउंसिंग में ट्रेडर को दिलवा देगा, बस और कहीं नहीं। सर वो विंडिक्टिव में जो आया था, सर विंडिक्टिव में तो 2 आया था, वो शादी वाला भी आया था, लॉस ऑफ रेपुटेशन में शादी वाला नहीं है, वो खाली भाई उधर एक ट्रेडर को चेक बाउंसिंग के केस में वो लॉस ऑफ रेपुटेशन के लिए डैमेजेस दिलवा सकता है। भाई जरा ख्याल करिएगा, damages for inconvenience and discomfort नॉर्मली कोर्ट कुछ नहीं दिलवाता है। क्या आपने मेरे यहां पर ज्वाइन किया, यहां पे भाई उधर सेंटर में आपने मेरी कोर्स फीस जमा की, मैंने आपको बोला एयर कंडीशन रूम में पढ़ाऊंगा, पढ़ाया मैंने, बट एयर कंडीशन चलते नहीं, मेरे एयर कंडीशन नहीं चलते, डिस्कम्फर्ट हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ। कोर्स कंप्लीट के बाद आपने भाई उधर केस फाइल किया, बेरी को बोलो पैसा रिफंड करे, एसी चलता नहीं दिलवाएगा कोर्ट। अगर आप एस्टैब्लिश कर सको कि इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट एक्यूट था, बोला अरे जज साहब एसी क्या, उसके यहाँ तो पंखी बत्ती भी नहीं चलता था, लालटेन में पढ़ा रहा था हम लोग, एलईडी लाइट रिचार्जेबल लाइट में पढ़ाता था। तो जज ने बोला महीना कौन सा था, बोला महीना कौन सा था मतलब, बोला मतलब सर्दी का मौसम था, गर्मी का मौसम था क्या, बोला नहीं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसा मत, बोला ठीक है कोई बात नहीं, ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं हो, ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो। बोला वो मई जून के महीने में एकदम एसी नहीं पंखा नहीं वैसा कमरा में पड़ाया, हाँ कोर्ट में कंसिडर कि कुछ डैमेजेस दिलवाना है। सो रूल क्या है, नॉर्मली डैमेजेस फॉर डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस नहीं मिलते हैं अनलेस इट कैन बी एस्टैब्लिश द इनकन्वीनियंस डिस्कम्फर्ट वाज वेरी एक्यूट, तब मे भी कोर्ट दिलवा देगा। ओके, मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। सर आप कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं सर हम पढ़ के देखेगा, हाँ पढ़ता रहे। मिटिगेट इज रिड्यूस, अबेट। सर एक अबेट होता है, अबेट का मतलब होता है इनकरेज। दादा अगर लॉस हो रहा है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, तो कुछ ड्यूटी प्लेंटिफ की भी बनती है। मान लीजिए मैंने गड़बड़ की, मैं बदमाश हूं, मैंने आपको माल सप्लाई नहीं किया, भाई मैंने आपको गुड्स जो है वो सपोजिंगली सप्लाई नहीं किए, या उल्टा ले लेते हैं, अब उल्टा बेटर आपको समझ में आएगा कि आप को मैं गुड्स, मेरी कॉस्ट थी 30 लाख की, आई वॉज गोइंग टू सेल इट टू यू फॉर 50 लाख रुपीज। मार्केट में हवा फैल गई कि गुड्स का भाव गिरने वाला है, तो मैं पहुंचा आपके पास, तब तक मार्केट में भाव 48 लाख रुपीस हो गया था। तो मैं पहुंचकर बोला भाई ये गुड्स आप, डिलीवरी का डेट आ गया, आप डिलीवरी ले नहीं रहे, लीजिए 50 लाख रुपया दीजिए। आपने बोला नहीं लूंगा। क्यों? आपको पता चल गया था इसका भाव गिरने वाला। बोला बेरी से लूंगा तो 50 लाख देने पड़ेंगे। रुक जा 10-15 दिन रुक जा, अपने आप भाव इतना कम हो जाएगा, बाजार से आराम से खरीदेंगे, 50 लाख तो नहीं देना पड़ेगा। ये आपके विचार है दी। तो आपने मना कर दिया मुझे। कब? ये इसी स्टेज में मना कर दिया। भाव और गिर गया भाई 43। मैंने आपको फिर बोला भाई आप गुड्स ले नहीं रहे, आपने बोला नहीं लूंगा। भाव गिरकर भाई उधर हो गया 28 लाख। मैंने बोला ले नहीं रहे।
आपने बोला बोल तो दिया कितनी बार, मैं नहीं लूंगा। मैं बोला गलत बात है, 50 लाख में लेने की बात है। फिर जब भाव 20 लाख रुपया हो गया तब मैंने कुछ जाकर बाजार में सेल किए और कोर्ट के पास पहुंच गया। कोर्ट के पास पहुंच के बोला कि वायदा किया था इसने कि माल लेगा और ये लिया नहीं इसने। 50 में बेचने वाला आज 20 का भाव मिला, तो मुझे 30 लाख रुपीस का जो डिफरेंस है, मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट इज 30 लाख रुपीस, मतलब लॉस ऑफ जो रेवेन्यू, आज 20 में बेचना पड़ रहा मुझे। तो मुझे भाई ये जो शॉर्ट अमाउंट मिला है, 50 मिलने की बात थी, दिलवाइए मुझे 30 लाख का डैमेजेस। कोर्ट नहीं दिलवाएगा। कोर्ट बोलेगा बे बांगड़ू, मुझे बोलेगा बेवकूफ, जब तेरे को पार्टी 48 के भाव में रिड्यूस कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, तो तभी मार्केट में क्यों नहीं बेचा? मैं बोला मतलब? बोला मतलब अगर तब बेच देता तो 48 लाख रुपीस तो आता, तो हम तेरे को सिर्फ 2 लाख रुपया दिलवाएंगे। बोला अगर लॉस हो रहा है और तुझे दिख रहा है और तू आंखें मूंद करके बैठ गया कि अरे नहीं नहीं सामने वाला भाई लेगा लेगा लेगा, अबे तो तू बेवकूफ है ना। इट वॉज योर ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस। तू बेचता उसको मार्केट में 48 लाख में, हाँ जो डिफरेंस होता 2 लाख वो हम तेरे को दिलवा देते। तू तो वेट करता रहा कि भाई तकलीफ और बढ़े, दर्द और बढ़े, तब जाके तू बेचेगा। हम तेरी कोई मदद नहीं करने वाले। तो अगर लॉस होता हो तुझे दिख रहा है तो इट इज योर ड्यूटी टू मिटिगेट दैट लॉस। तेरे को खाली 2 लाख ही मिलेगा। जो फर्स्ट रिफ्यूजल था पार्टी का, उस वक्त जो मार्केट प्राइस था उसका रिलेटेड जो डिफरेंस है बस वही दिलवाएंगे, बाकी तो खुद रिस्पॉन्सिबल है। सर ये तो बहुत टेक्निकल बात होगी। हाँ है भाई सर, लॉ को देखकर कभी कभी लगता है कि लाइफ इज बहुत मैथमेटिकल। इट इज, लॉ में है वो बात, है दम है कई जगह। याद रखिएगा कि अगर प्लेंटिफ के लिए पॉसिबल है लॉस को मिटिगेट करना, रिड्यूस करना, ही मस्ट डू इट। एंड इफ ही फेल्स टू डू दैट, देन जो भी एक्स्ट्रा लॉस होगा वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? देखिए सरकमस्टांसेस पे सब डिपेंड करता है। जज ये चेक करेगा कि वाई यू अवेयर दैट इज अ मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड। वो ट्रेडर बोलता है, वो क्या जवाब देता है उस पर डिपेंड करता है। बोला हाँ जज साहब आया उस वक्त। बोला तो फिर भी बेचा क्यों नहीं जब तेरे को मालूम है भाव और नीचे जाने वाला है? वाई वाई यू एंटिसिपेटिंग कि वो ले ही लेगा, भले उसकी ड्यू डेट नहीं आई हो। जब तेरे को डाउनवर्ड ट्रेंड की रिपोर्ट मिली, व्हाई डिडंट यू रिएक्ट अकॉर्डिंगली? तो अगर वो ये बोले नहीं जज साहब मेरे को क्या पता था कि भाव इतना टूट टूट के गिरने वाला है, तो भाई जज में कंसिडर फर्दर और कुछ दिलवा दे। आप समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है वो पार्टी किस तरह से जज को कन्विंस करती है उस वक्त। जाएंगे? जाओ। बोलिए কেন করছেন স্যার? স্যার বাড়ি যেতে দেব না। এই আজকে তো 6টা পর্যন্ত চলবে। डिफिकल्टी ऑफ असेसमेंट। हाँ रोज 4:30 बजे छोड़ देता तो आज भी छोड़ दे। एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो साहब उधर नानी दादी सब याद आ जाती है आपको। चुप करके बैठे रहिए। हाँ तो भाई वो दूसरा मांगता ना, अगर डिफॉल्ट किया होता। ये तो मैंने केस लिया है जिसमें अपना जो सेलर है वो डैमेजेस मांग रहा है।
कोई लास्ट वास्ट नहीं है। हाँ, ये चैप्टर लास्ट सोच सकते हैं, बट ये टॉपिक लास्ट नहीं है। डिफिकल्टी ऑफ असेसमेंट, लोगों ने पन्ने गिनना पहले चालू कर दिया। आपको लगता नहीं है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही भाई लालची हो गए हैं? हाँ, 2 दिन पहले आपका छूट गया, उसके बावजूद भी आपको भाई यही दिख रहा है कि नहीं 2 दिन बाद की बात है, पहले आज का बोल। आज जो छोड़ना है वो पहले बोल। कई बार ऐसा होता है कि डैमेजेस का कैलकुलेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं हो पाता, मतलब कैलकुलेशन मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या, डैमेजेस मिलेंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, डिफिकल्टी ऑफ असेसमेंट इज नेवर एन एक्सक्यूज कि भाई हम डैमेजेस नहीं दिलवाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोर्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशंस ना भी कर पाए तो एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट करके डैमेजेस दिलवाने का सीन रहता ही रहता है। भाई मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये इन्होंने एक बड़ा फेमस केस दे रखा है यहां पर, चैपलिन वर्सेस हिक्स। एक न्यूज़पेपर ने 50 लेडीज को सेलेक्ट करना था। देखिए, जिस कंट्री में हो रहा था ना, उसमें डिप्रेशन का फेज था, लोगों को काम नहीं मिलता था। मर्द औरत जिसको काम मिल जाए फैमिली में, समझ लीजिए उसका भाई फैमिली का गुजारा किसी तरह चल जाएगा। बड़ी बुरी हालत थी। ये जो डिप्रेशन वाला फेज है इकोनॉमी में, ये कंट्रीज ने बहुत बार फेस किया, यूरोप में, अमेरिका में। तो एक भाई उधर कंपटीशन करवाया जाएगा, न्यूज़पेपर ने किया अरेंजमेंट, 50 लेडीज सेलेक्ट की जाएंगी और उन 50 लेडीज को किसी न किसी नाटक कंपनी में जॉब्स दिलवा दी जाएंगे, थिएटर कंपनीज। तो कंपटीशन हुआ थी, 200-250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 50 लेडीज उसमें से सिलेक्ट हुई। एक लेडी जो सेलेक्ट हुई थी, उसके साथ कम्युनिकेशन करने में न्यूज़पेपर ने गड़बड़ कर दी। तो 49 को तो जॉब मिल गया, बट एक लेडी जो क्वालिफाइड थी उसको जॉब नहीं मिला। किसकी गलती? ये न्यूज़पेपर वालों। तो लेडी ने केस फाइल किया कि भाई ये क्या मतलब है, मेरे को तो जॉब मिला नहीं, डैमेजेस दो मुझे। तो न्यूज़पेपर वालों ने बोला, तुम्हें कौन से थिएटर कंपनी में जॉब मिलता और क्या तुम्हारी पगार होती, सैलरी क्या होती, वी कांट कैलकुलेट ऑल दैट, तो इसलिए वी वोंट गिव डैमेजेस। कोर्ट ने बोला नहीं, एक एस्टिमेटेड बेसिस पे डैमेजेस दे दीजिए। तो डिफिकल्टी ऑफ असेसमेंट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि डैमेजेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डिक्री। ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि केस लड़ने के लिए, अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए जो आपके लीगल खर्चे वर्चे हुए हैं, अगर उस सामने वाले की गलती के कारण भाई आपको केस वेस फाइल करना पड़ा है, तो कॉस्ट ऑफ डिक्री भी सामने वाले से कोर्ट रिकवर करा देता है। डैमेजेस एग्रीड अपॉन इन एब्सेंस इन एडवांस इन केस ऑफ ब्रीच। भाई रुक जाइए, आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैं आपको बोल देता हूं कि भाई अगर कुछ नुकसान हुआ तो एक फिक्स सम जो है आप मुझे दे दोगे। ये एकदम गलत चीज है। क्यों? मान लीजिए नुकसान होता है 500 रुपए का और हमने कॉन्ट्रैक्ट में तय कर रखा है कि आप 5 लाख रुपया दोगे, वो कभी अलाउड नहीं होगा। अगर वो कैलकुलेटेड अमाउंट इज an approximate amount and it is reasonable, it is just, it is not, वो लोग क्या बोलते हैं, not excessive,
एक्स्ट्रा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो ही वो ठीक है। अदरवाइज आप बोलो कि हम 5 लाख का अमाउंट सेट कर लेते हैं, अब नुकसान मॉनेटरी अगर 200 का है तो थोड़ी 5 लाख दे दिया जाएगा। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि कोई भी अमाउंट विच इज सेट अप इन एडवांस हैज टू बी जस्टिफाइड, रीजनेबल, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए तो परमिट होता है, नहीं तो भाई उधर रीजनेबल नहीं होने से वो परमिट नहीं होगा। अब इसके डिटेल्ड रूल मैं आपको भाई बताता हूँ। हाँ विकास, Vikas, I'm still in class. I'll be reaching home bit late. दादा, दो टर्म सीखनी है। सर ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है आदि, अगर आप बहुत ध्यान से सुने तभी इंटरेस्टिंग है, नहीं तो नहीं। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं भाई? ये एक रीजनेबल एस्टिमेट है कि भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो नुकसान कितना होगा। सर रीजनेबल एस्टिमेट है, हाँ जी सर। कैसा अमाउंट है? प्रोपोर्शनेट अमाउंट है एंड जस्टिफाइड अमाउंट है। क्या है? फेयर है, फेयर, जस्टिफाइड, फेयर, रीजनेबल। सर एक ही बात तो लिख रहे हैं, मैं भी तो वही बोल रहा हूं, एक ही चीज लिख रहा हूं। अगर कोई अमाउंट एक्सॉर्बिटेंट है, एक्सॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है? एक्सेसिव, मतलब जितना नुकसान है वो नहीं, उससे कहीं ज्यादा। डिस्प्रपोर्शनेट, एक्सेसिव है, डिस्प्रपोर्शनेट है, अनजस्ट अमाउंट है। आपने अगर ये अमाउंट फिक्स किया, इंग्लैंड वाले क्या बोलते हैं, बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त एक जेन्युइन कैलकुलेशन किया कि ये नुकसान हो सकता है परफॉर्म नहीं करे, ये डैमेजेस देना है, तो उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे। बट अगर आप सामने वाले को आंतकित करना चाहते हो, टेरराइज जिसको बोलते हैं हम लोग, एन अमाउंट सेट इन टेरोरेम, सामने वाले को टेरराइज करने के लिए, नुकसान भले मैक्सिमम भाई 1000 रुपए का हो, बट सामने वाले को बोल दिया देख भाई तू परफॉर्म नहीं किया तो 50,000 रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव सामने वाले को टेरराइज करना है। और जो लॉस का अमाउंट आपने सेट किया है वो डिस्प्रपोर्शनेट है, अनजस्टिफाइड है, एक्सेसिव है, एक्सॉर्बिटेंट है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। इंग्लैंड वाले बोलते हैं कि अगर आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस सेट किया है कॉन्ट्रैक्ट में, देन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। बट अगर आपने टेरराइज करने के लिए एक पीनल अमाउंट, पनिशमेंट के इंटेंशन से, डराने के इंटेंशन से सेट किया है, जो डिस्प्रपोर्शनेट एक्सेसिव अमाउंट है, बोला वो वैलिड होता ही नहीं। बोला आप डाल भी लो तो भाई पार्टी इज नॉट सपोज टू पे दैट। बोला जितना एक्चुअल लॉस हो उसके करीब का एस्टिमेट होना चाहिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस चलेगा, पेनल्टी नहीं चलेगा। इंडिया में आप जो मर्जी टर्म यूज कर लो, हमारे यहाँ पे जजेस समझदार है। आप लिख लो कि यू विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000, और मान लीजिए एक्चुअल प्रोपोर्शनेट जस्टिफाइड अमाउंट 5,000 का होगा, तो आपने पेनल्टी भी यूज किया, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा इंडिया में जस्टिफाइड अमाउंट ही दिलवाएंगे। तो इंग्लैंड में लिक्विडेटेड डैमेजेस ओके, पेनल्टी नॉट ओके। इंडिया में टर्मिनोलॉजी नेवर इंपॉर्टेंट, व्हाटएवर इज जस्टिफाइड, व्हाट इज रीजनेबल, कोर्ट वही दिलवाने की कोशिश करेगा। तो याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि यू विल हैव टू गिव मी लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ 5 लाख, और जबकि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10,000 रुपए की है,
बोला नुकसान होगा तो 5 लाख देना पड़ेगा। टर्म यूज कर रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस, यूज कर लो, कोर्ट उसकी सेंस देखेगा ये क्या सेंस में है। अगर एक्चुअल नुकसान 10,000 है तो भले आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस यूज कर रखा हो, टर्म 5 लाख नहीं देने देगा, जस्टिफाइड अमाउंट ही देने देगा। तो मतलब पेनल्टी का खास बात ये होता है वो सामने वाले से परफॉर्मेंस वो कर दे, नहीं तो उसको डरा के रखने के लिए फॉर्म किया, टेरराइज करने के लिए। पेनल्टी का नेचर ये होता है। सो कोई भी अमाउंट वेदर पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, दैट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस। उसके लिए वो लोग टर्म यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्स ऑफ केस, पार्टीज का कंडक्ट, इन सब पे डिपेंड होता है भाई। कोई भी अमाउंट जो एक्स्ट्रा वेकेंट है, एक्सॉर्बिटेंट है, वो चलता नहीं है, नहीं देना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस पेनल्टी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दैट यू मे वांट टू आस्क समथिंग समवेयर। आप ध्यान नहीं देते हैं फ्रेजेस पर। कभी भी टर्म यूज हो, डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब होता है डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इंटेंशन ऑफ पार्टीज, द वे दे स्पीक, देयर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वुड बी नोटिस्ड। द क्वेश्चन वेदर अ सम स्टिपुलेटेड is penalty or liquidated damages depends upon question of construction, that depends upon parties के बीच में terms क्या है, वो चाहती क्या थी, circumstances क्या थी, और ये सब जज जो है पार्टीज की बातचीत सुनकर, क्वेश्चन पूछकर फिर तय करेगा। उसको जो रीजनेबल लगेगा वही परमिट करेगा। एग्जाम्पल में तकलीफ है, ओके। एग्जाम्पल में तकलीफ हो सकती है बिकॉज मैंने बताया ना इसकी कभी कभी सटक जाती है, तो मैं पढ़ देता हूँ, देखता हूँ आपकी तकलीफ क्या है। क्योंकि पिछली बार जो आपने एग्जाम्पल बोला था वो उस पॉइंट के लिए नहीं था, बट था वो रिलेटेड इन सम मैनर। डी सोल्ड टायर्स टू एन हु कॉन्ट्रैक्टेड नॉट टू रीसेल देम और ऑफर देम फॉर अ सेल एट अ प्राइस बिलो डीज लिस्ट प्राइस। आपने मुझे कुछ ऐसे टायर दिए, मान लीजिए वो टायर मार्केट में 2500 रुपए में बिकते हैं, आपने मुझे 2200 में दे दिए और मुझको बोल दिया कि भाई तू ये टायर मैं तेरे को 2200 में दे रहा हूं, तू मेरी जान पहचान का आदमी है, तू ही यूज करियो, किसी को आगे मत बेचियो। देखिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2200 में अगर आपसे लिया तो मार्केट में 2500 लूंगा तो लेने वाले मिल जाएंगे, बट आपने मना कर दिया, बोला बेरी तू मेरा पुराना यार है यार, तेरे लिए भाव लगाया, ये मार्केट में मत बेचे, मेरी बदनामी होगी। ये आपने मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। सर ये तो आपने वो जो कल एग्जाम्पल दिया था वो डनलप कंपनी वाला, सेल्फ्रिज लिमिटेड वाला, हाँ उसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल्फ्रिज पर वो रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि भाई तू माल किसी और को नहीं बेचेगा। तो केस किसको फाइल करना चाहिए था, डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्फ्रिज पे करना चाहिए था। अपने उधर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में केस किसने फाइल किया था, डनलप कंपनी ने, इसीलिए डनलप कंपनी को थप्पड़ मार के भगा दिया गया था। ए तू बार बार है, याद आया? वैसा सिमिलर कुछ सिचुएशन है, बट आपने मुझे माल बेचा, बोला और किसी को मत बेचना, या अगर बेचेगा तो 2500 के नीचे मत बेचना। आगे पढ़ रहा हूं। तो उसने एन ने किया क्या, सोल्ड अ टायर एट लेस देन द लिस्ट प्राइस। तो उसने एक टायर मना करने के बावजूद 2400 में बेच दिया। डी फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच, held the sum fixed by party was a genuine pre-estimate of the damage and not a penalty। हुआ क्या था, जब आपने उधर उसको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मुझे आपने बोल दिया था बेरी कि अगर तू इसको बेचेगा किसी और को तो इतने रुपए का डैमेजेस देना पड़ेगा। कितने रुपए का डैमेजेस,
वही 100-200 रुपए के आसपास का जो भी था। तो कोई ऐसा अमाउंट, अब देखो इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है और क्लैरिफिकेशन मांगता है। आप उसको मार्केट में बेचते तो कितने में बेचते? 2500 में। मैंने कितने में बेचा? मैंने बेचा 2400 में। तो कितने रुपए कम में बेचा? 100 रुपए में। तो 100 रुपए का डैमेजेस भाई आप डिमांड कर रहे हो, या 300 रुपए तक का आप डिमांड कर सकते हो कि आपको 2200 में आपने मुझे दिया, आप मार्केट में बेचते 2500 में और मैंने बदमाश ने भाई उठाकर उधर 2400 में बेच दिया। तो आपका नुकसान कितना हुआ? आपका नुकसान हुआ 200 प्लस 100, 300। तो 300 रुपये आपने डिमांड किया होगा उसमें। तो बोला वो जस्टिफाइड है, रीजनेबल है। सी सुनिए, जिनको केस समझ नहीं आया दोबारा समझिए। नंबर 1, इन्होंने एक टायर जिसको ये मार्केट में 2500 में बेच सकते थे, मुझे इन्होंने 2200 में दिया। क्यों? मैं इनकी जान पहचान का हूं, इनका क्लोज हूं। इन्होंने मुझको बोल दिया बेरी बाहर मत बेचियो। अगर बाहर बेचेगा तू अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है? मैंने बोला हाँ। बोला अगर तू बाहर बेचेगा तो जो प्रॉफिट भाई उधर मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिले। मैं बोला वो मतलब? बोला जैसे अब तू ले गया मुझसे 2200 में, तो मैं तो बाहर नहीं बेच पाया। मैं बाहर बेचता तो 300 रुपया और आता। तू अगर बाहर बेचेगा तो 300 रुपए का डैमेजेस मुझको दे दिया। एकदम सही है, कुछ गलत नहीं, क्योंकि यही चीज है मुझको नहीं देते, बाजार में बेचते तो 2500 में बेचते। आप समझ रहे हैं? तो इनका राइट है मुझसे 300 रुपया डिमांड करना, बस वही केस है। समझे चाचा? ठीक है। आगे चले फिर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सर खत्म होने में कितना टाइम है? चैप्टर में भी 15 मिनट के अंदर हो जाए। सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या किस्सा है? सुन लीजिए भाई। मैंने आपको गुड्स सप्लाई किए, आपको बोला 30 सितंबर तक पेमेंट कर देना, आपने नहीं किया, तो मैंने 30 सितंबर के बाद आपसे ब्याज चार्ज करना चालू कर दिया। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? नथिंग इज रॉन्ग इन इट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपकी पेमेंट लेट आएगी तो पर डे के बेसिस पर 18% पर एनम के हिसाब से ब्याज चार्ज किया जाएगा। 18% पर एनम, इज इट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट? यस। मान लीजिए मार्केट में, हमारी मार्केट में लेट पेमेंट करने वाले को 30% पर एनम के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता। हमारी मार्केट का चलन है, कस्टम है। बट मान लीजिए मार्केट का चलन है 30% पर एनम। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि भाई अगर तेरा पेमेंट नहीं आएगा तो 48% पर एनम के हिसाब से ब्याज पे करना पड़ेगा। तो कोर्ट में मामला अगर जाएगा, कोर्ट बोलेगा ए तुम्हारे धंधे में रीजनेबल क्या माना जाता है? बोला मैक्सिमम से मैक्सिमम 30। बोला बस फिर 30%, 18% पर एनम एक्स्ट्रा, वो चलेगा नहीं, कैंसल, वो पेनल्टी के नहीं चलेगा, छोड़ो उसको। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो अगर ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली ओके, बट वो एक्सेसिव रेट पर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात समझिएगा भाई, मैंने ना आपको लोन दिया 10 लाख रुपया, और मैंने आपको बोला भाई ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख रुपए का लोन दिया, 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं, बोला भाई नवंबर एंड तक पेमेंट आ जाना चाहिए, और नवंबर तक मैंने बोला मैं 15% पर एनम चार्ज करूंगा। ठीक है, बोला अगर तुमने नवंबर में पेमेंट नहीं किया तो नवंबर के बाद से 24% पर एनम चार्ज करूंगा। एब्सोल्युटली ओके कि भाई 30 नवंबर तक तो 15% ही चार्ज होगा पर एनम, अगर नहीं आया तो फिर 9% एक्स्ट्रा लगा करेगा, 24% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। बट अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कि आज 24 सितंबर है, पैसा 30 नवंबर तक मेरे घर में आना चाहिए, 15% ब्याज चार्ज करूंगा। अगर 30 नवंबर को घर में नहीं आया तो रेट्रोस्पेक्टिवली 24 सितंबर से
24% चार्ज करूंगा, ये पेनल्टी के नेचर का हो गया, ये नहीं चलेगा। You can increase the rate of interest from the date of default. You cannot increase the rate of interest retrospectively from the date of bond. Date of bond matlab the date of original transaction. You cannot do that. If you do that, that is regarded as penalty. Can you charge compound interest? Yes. मैंने आपको बोला देख अभी तो 10 लाख ले रहा है, नवंबर तक ब्याज जोड़कर हो जाएगा 10,35,000। अगर तू नवंबर में पेमेंट नहीं किया तो फिर 10,35,000 पर ब्याज लगेगा। इज इट ओके? या इट्स ओके। कंपाउंड रेट पर फिर आगे इंटरेस्ट लगेगा। बट इन सब में भी कोशिश ये करता है कोर्ट की कहीं भाई 15% था, बोला अब आगे से 60% लगेगा, नहीं, वो एक्सेसिव जो होगा वो कोर्ट पेनल्टी बोलकर इनवैलिड मान लेगा। ये पेमेंट से अच्छा एक और सिचुएशन होती है, आपने मुझे बोला देख बेरी लोन दे, मैंने दे दिया, मैंने आपको बोला देख उस्ताद 15% पर एनम चार्ज करूंगा, बट अगर तू 30 नवंबर के पहले ही पेमेंट कर देता तो फिर 15% फिर 12% ही लगेगा। तो ये तो मैं आपको इंसेंटिव दे रहा हूँ या आप जल्दी पेमेंट कर दो तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इज इट ओके? इट्स एब्सोल्युटली ओके। तो यही बातें जितनी मैंने बोली, एक एक बात आपको वहां पे दिखनी चाहिए अलग अलग। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अभी पढ़िए। क्वांटम मेरोइट कल ही किया था जी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 1.5 पन्ना भाई, उस पर हमने डिस्कशन किया था और करने की ताकत नहीं हमारी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आ जाइए भाई। सुनिए, बेसिक ज्ञान आपको पीछे क्लासेस में दे दिया गया, अगर कोई एब्सेंट था उसके लिए दोबारा बोला जा रहा है, नहीं तो मुझे खाली अब टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करने चाहिए थे इसके। और आप में से कई बदतमीज लोग एब्सेंट थे, इसलिए उनके लिए रिपीट कर देता हूं। कोर्ट्स के पास जब मैं अपनी फरियाद लेके जाता हूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, सामने वाले ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे डैमेजेस दिलाओ, कोर्ट आसानी से दिला देता है। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, रिसेशन करना है, कोर्ट करवा देता है। कोर्ट को भाई उधर मैं बोलता हूं कि भाई मैंने जितना काम किया है उसके बेसिस पर क्वांटम मेरोइट पेमेंट दिलवाओ, कोर्ट दिलवा देता है। बट कई बार क्या होता है, ये सब जो दूसरी रेमेडीज होती हैं उनसे मेरी दाल नहीं गलती है, मेरा गुजारा नहीं चलता है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें बाकी रेमेडीज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तब कोर्ट को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, जज साहब देखिए आप बोल रहे हैं सामने वाला डैमेजेस दे देगा, इसकी तो औकात ही नहीं है डैमेजेस देने की। जज साहब इसके पास माल है, इसको बोलिए ना माल दे दे। आप बोल रहे हैं डैमेजेस दे देगा, जज साहब ये तो भूखा नंगा है, ये क्या देगा मुझको। जज को लगता हाँ यार डैमेजेस तो नहीं मैं दिलवा पाऊंगा, तो फिर उसको बोलता है ओए तो जो प्रॉमिस किया था वो परफॉर्म कर, वैसे परफॉर्म कर। एक ये सिचुएशन होती है। मैंने एक सिचुएशन क्लास में डिस्कस की थी कि आप मुझे कुछ गुड्स देने वाले हो जो आपकी फैक्ट्री में बनते हैं, जो मेरे लिए रॉ मटेरियल है, ये मेरा एग्जांपल था। और वो रॉ मटेरियल में खास बात है, उसका एक टेक्सचर है, कलर है जो और किसी के माल का नहीं है। मैं वो माल आपसे लूंगा, उस पर काम करूंगा अपनी फैक्ट्री में और एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर भुगताऊंगा। अगर मुझे आपका वाला मटेरियल नहीं मिला, गुड्स नहीं मिले, तो मेरा एक्सपोर्ट का करियर चौपट हो जाएगा। तो जब कोर्ट को मैं बोलता हूं कि जज साहब ये मुझे 50 लाख में माल देने वाला था, दे नहीं रहा है, तो कोर्ट आपको पूछता है तू क्यों नहीं दे रहा है। बोला मेरे जीजा जी आगे थे, अब रिश्तेदारी निभानी है। माल का ठीक है, मार्केट में प्राइस अगर 60 लाख हो गया, 65 लाख हो गया, मैं बेरी को 15 लाख रुपया कंपनसेशन देने को राजी हूं, वो बाजार माल से खरीद ले। तो मैं कोर्ट को समझाता हूं जज साहब मैं कर लेता, बट इसके माल में खास बात है जो औरों के गुड्स में नहीं है। मैं औरों का गुड्स लेकर काम किया तो मेरा माल वैसा बनेगा नहीं जिसका मैंने सैंपल फॉरेन कंट्री में दिया, मेरा माल रिजेक्ट हो जाएगा और मेरे को ब्लैक लिस्ट कर देंगे।
तो इसको बोलिए जीजा जी वीजा जी छोड़े भाई, मेरा ख्याल रखे, इसको बोलिए परफॉर्म करने को। ये मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद है क्या? तो मतलब कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं यार बाकी सब रेमेडीज काम नहीं आएगी, तो बोल देता है भाई चल जैसा आपने प्रॉमिस किया था परफॉर्म कर। तू जीजा जी को भाई कुछ अभी डिलीवर नहीं किया है ना, और डिलीवर कर भी दिया तो उनसे लेकर भाई बेरी को ले। ये कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। तो अब ये इसको अब डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जांपल था दैट वाज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। In certain cases of breach of a contract, damages are not an adequate remedy. कोर्ट को समझ में आ गया हर काम पैसे से नहीं होता है। कई बार आदमी की इज्जत, आदमी का फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट होता है, तो पैसे देके हर चीज हो जाए जज को भी लगता है, तब वो बोलता है पार्टी को परफॉर्म करते। कोर्ट में इन सच केसेस डायरेक्ट द पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। This is direction by court for specific performance. At the suit of the party not in breach. किसकी रिक्वेस्ट पर कोर्ट ये ऑर्डर देता है? वो पार्टी जिसका फॉल्ट नहीं होता, जब वो रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को, तो कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। Some of the cases in which specific performance of contract may, in the discretion of court. What is discretion? डिस्क्रीट का मतलब होता है वाइज, दूरदर्शी, समझदार। डिस्क्रेशन मतलब क्या होता है? चॉइस। आप अपनी बुद्धि से चूज करते हो, चॉइस। विजडम से क्यों रिलेटेड है? बुद्धि से चूज होता है। बोला इट्स इन द डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी, सीधी बात। बोला भाई मैं क्लास 5:30 छोड़ूंगा या 6:30 छोड़ूंगा, दैट्स माई डिस्क्रेशन, मेरी मर्जी। अगर मुझे लगेगा नहीं मुझे पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊंगा, दैट्स माई डिस्क्रेशन। So be discreet and do what kids want. No, what kids want always may not be necessarily good. नहीं सर, we believe in जियो और जीने दो, so shut up. A. When the act agreed to be done is such that compensation in money for its non-performance is not an adequate relief. बोला जब पैसा is not a good remedy, तब specific performance is a good remedy. When there exists no standard for ascertaining the actual damage. कोर्ट को बड़ी तकलीफ हो रही है भाई, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि कितना मॉनेटरी लॉस हुआ, तो घबरा के जज साहब बोलते हैं ए भाई इतना झमेला नहीं है, चल 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 तू परफॉर्म कर प्लीज। बोले डैमेजेस देने को, बोला नहीं वो डैमेजेस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, चल परफॉर्म कर, लाइक दैट। नंबर 3, भाई अब मान लीजिए वो गुड्स मार्केट में 65 लाख में मिल रहे हैं और वैसे कुछ मिल जाते हैं, तो मैंने कोर्ट को बोला जज साहब मैं डैमेजेस ले लूंगा, बट ये क्या 15 लाख रुपए का डैमेज मुझको दे पाएगा? जज ने बोला मतलब, बोला इसके पास तो जो है बस ये गुड्स हैं, ये गुड्स दिलवा दीजिए, झमेला नक्की। बोला ये दे नहीं पाएगा, इसकी औकात नहीं है देने की। जज बोला ऐसा? बोला हाँ ऐसा। तो फिर कोर्ट बोलता भाई फिर तो बेरी को नुकसान हो जाएगा, तो एक काम कर, तो गुड्स दे दे भाई, डैमेजेस देने की तेरी काबिलियत नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड। कुछ केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। कहां पर? जहां पे जज को लगे कि डैमेजेस आर एडिक्वेट रेमेडी, वहां बोलेगा भाई काय को पंगा करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर क्यों आप मांग रहे? डैमेजेस इज गुड रेमेडी, टेक इट। The contract is not certain or it is inequitable to either party. कोर्ट को लगता है कि अगर एक ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो कुछ गलत हो जाएगा, तो पार्टी को फिर वो कभी भी गलत काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। कोर्ट को लगता है नहीं ये परफॉर्मेंस इसका अनरीजनेबल ट्रबल क्रिएट करेगा, तो बोलता है डैमेजेस लो या दूसरी रेमेडी लो, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगा। When the contract is in its nature
रिवोकेबल, रिवोक का मतलब होता है टेक बैक, रेवोकेबल मतलब वन विच कैन बी टेकन बैक। कोर्ट ने पूछा मुझको, बोला बेरी मार्केट में गुड्स वैसे मिलते हैं? मैं बोला हाँ जज साहब मिलते हैं। बोला उसी क्वालिटी के मिल जाते हैं? बोला भाव कुछ फ्लक्चुएट किया है? तो बोला भाव भी कुछ फ्लक्चुएट नहीं। तो बोला तो फिर क्यों पंगा कर रहा है यार? हाँ वैसे कुछ मिल जाते हैं, उसी भाव में मिल जाते हैं, तो क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल रहा? मैं बोला जज साहब बस यूं ही। बोला क्या यूं ही? पागल कहीं का, चल तेरे को ₹1.25 का नॉमिनल डैमेजेस दिलवा देते, जस्ट टू एस्टैब्लिश यू आर करेक्ट ही इज रॉन्ग, और कॉस्ट ऑफ डिक्री दिलवा देते बस। बोला जब कैंसिल हो सकता है तो करना भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट को वापस लिया जा सकता है तो वापस लेना, क्या जिद पकड़ के बैठा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? वहां भाई कोर्ट नहीं बोलेगा भाई। उसके बाद जरा क्या, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय ट्रस्टीज इन ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट। भाई रुकिएगा, आप रोशनलाल जी हैं, एक प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हैं, जिनकी वो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी आप सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए, सेरेमनी के लिए किराए पे दोगे। समझेगा, जो ट्रस्ट था उसमें ट्रस्टी को बोला गया था कि आप सिर्फ रिलीजियस सेरेमनी के लिए प्रॉपर्टी किराए पे दोगे। मेरा सुनिए, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने आपको अप्रोच किया, बोला अरे मुझे अपने एग्जीबिशंस वगैरह के लिए आपकी धर्मशाला किराए पे चाहिए, देते हैं? आपने बोला देते तो नहीं है, बट पैसा दोगे तो कुछ भी दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, फलानी फलानी डेट धर्मशाला बुक करिए। आपने बुक कर ली, मैंने पैसे दे दिए। सुनिएगा भाई, वो धर्मशाला क्या आपको मुझे कमर्शियल पर्पस के लिए देना अलाउड है? वो मालिक लोगों को पता चल गया, दूसरे ट्रस्टी लोगों को पता चल गया कि आप इस तरह भाई वो काम कर रहे हो जिसकी परमिशन ही नहीं है आपको। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोला आपको धर्मशाला नहीं मिलेगी। मैं बोला ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। मैं कोर्ट के पास चला गया, जज को बोला जज साहब इसको बोलिए परफॉर्म करने को, मुझे धर्मशाला दे। कोर्ट ने बोला जो काम करने की परमिशन इसको है नहीं, वो काम करने का इंस्ट्रक्शन हम इसको कैसे दे दें? हम नहीं बोलेंगे तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देने से ट्रस्टी का जो अपने बंदे के साथ जिसने ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया है उसके साथ भाई उधर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो कोर्ट वो काम क्यों करेगा? नहीं करेगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं सर? समझ तो ये आ रहा है, बस यू आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द एंड, और कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो सांसें भाई जो है रोक कर बैठे हैं कि कब बोले खत्म, बस निकले यहां से। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर। भाई राम ने जूली को बोला था, जूली मैं तुझसे शादी करूंगा। जूली ने शादी नहीं की, राम ने शादी नहीं की। तो जूली कोर्ट को बोलती है जज साहब, जज ने बोला जूली सुन बेटा, तेरे को ना विंडिक्टिव डैमेजेस दिलवा देते, बहुत पैसा है राम के पास। शी सेड नहीं, मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, राम को बोलो बस मुझसे शादी कर ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोर्ट बोला भाई वो उसकी मर्जी, भाई वो उसका पर्सनल मैटर है, अगर उसको नहीं करनी है शादी, वी वोंट टेल हिम कि वो तुझसे शादी करे। तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट कभी भी कंपेल नहीं करेगा किसी को कि तुम सर्व कर, मतलब जो बोला है वो कर, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। भाई याद रखिएगा फेलोज, कोर्ट, मान लीजिए मैं मैसेयर हूं, मसाज वाला, उंगलियों में जादू है, ये रॉबिन बाबू हैं, ये रॉबिन बाबू हमको एंगेज किया, बोला तुम ही मसाज करेगा, हम बोला हम करेगा।
तो ये रॉबिन बाबू बोला तुमको हम मसाज के लिए भाई उधर एक सेशन का 2000 रुपीज देगा, डीप टिश्यू मसाज, एकदम मसल वसल सब रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा मसाज करता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे 5 सेशंस के 10,000 रुपीज एडवांस दे दिए। मैंने बोला भाई एक पर्टिकुलर डे बोला मैं मसाज नहीं करूँगा, मतलब जाना था, मैं बोला मैं आई एम सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। बोला ऐसे कैसे नहीं करेगा, मैं बोला आप अपने 10,000 ले लो भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिजी स्केड्यूल में चेंज हुआ ऐसा ऐसा। बोला नहीं हम तुमको कोर्ट में लेके जाएगा, और कोर्ट में लेकर गया। कोर्ट ने बोला भाई वो तेरे पैसे दे रहा है वापस ले ले। बोला नहीं, हमको उसका मसाज मांगता ही मांगता है, कंपेल हिम, टेल हिम कि वो मसाज करे। कोर्ट वोंट फोर्स मी, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू परफॉर्म, याद रखिएगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कंपनी इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर as laid down in memorandum of association। दादा आप एक कंपनी हो जिसके मेमोरेंडम में लिखा है मेटल और मेटल से रिलेटेड ही काम करेंगे। आपने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया विच वॉज अल्ट्रा वायर्स योर मेमोरेंडम। उसमें लिखा था कि आप मुझसे इतना टन आलू खरीदोगे, एग्जाम्पल याद है ना। तो फिर वो आपने आलू खरीदा नहीं, तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोला भाई उधर इसको बोलो कि परफॉर्म करे। कोर्ट बोला कैसे बोले, इनको अगर हम बोल देते हैं, अव्वल तो तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बिकॉज कंपनी कंपेटेंट ही नहीं है वो काम करने के लिए, वर्ड एग्रीमेंट है। बट वैसे भी हम उसको वो काम करने के लिए कैसे बोले तो उसका मेमोरेंडम तक उसको अलाउ नहीं करता, सो हम नहीं बोलेंगे। सो कोर्ट इन सब केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑर्डर नहीं देता है, कुछ छूट गया। हाँ जी भाई, अब ऐसा है सुनिएगा, आपने बोला था कि आप मुझे एक महल बना के दे दोगे। महल एक स्पेशल डिजाइन से बनना था, आपके पास वो एक्सपर्टीज था, स्किल था, बाकी लोग नहीं बना पाएंगे। तो मैंने कोर्ट को बोला ये बना नहीं रहा है, प्लीज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दीजिए और आप देखिए ये ढंग से बनाता है कि नहीं बनाता है। कोर्ट बोला हम लोग के पास इतना मतलब एक्सपर्ट्स का कलेक्शन नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे जो सुपरवाइज करे कि आपका काम ढंग से हो रहा है कि नहीं। सिंस हम सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे आपका काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, हम कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दें। आपको दूसरा रेमेडी एंजॉय करना तो बोलो, बोल देते हैं, अदरवाइज वो नहीं बोलेंगे। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? आप अगर कुछ नहीं करने का किसी को प्रॉमिस कर देते हो, सुनिएगा शॉर्ट में, अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं, कुछ नहीं करने का अगर किसी को प्रॉमिस कर देते हो तो वो मत करो। जो आपने नहीं करने का प्रॉमिस किया अगर वो करने बैठ गए तो सामने वाला जाकर कोर्ट से आपको रेस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए एक ऑर्डर लिखवा के ले आएगा। जो ऑर्डर आपको भाई उधर बोलेगा, ओए तूने बोला था ना ऐसा काम नहीं करेगा, अब क्यों कर रहा है, रुक, तो ऐसा काम नहीं कर सकता, उसको इंजंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल सुनिए, मैं आपका टेनेंट हूं, हमारे आपके टेनेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप कभी भी 6 महीने से शॉर्टर नोटिस पर मुझे नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आप आज मुझे नोटिस दो कि निकल, तो 6 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके पहले आप निकाल भी नहीं सकते। तो आपने क्या किया, एक दिन आकर मुझे बोला मेरा बेटा लंदन से वापस पढ़कर आ रहा है, मुझे जाना चाहिए, घर खाली कर, 25 दिन के अंदर खाली कर। मैं बोला भाई उधर 25 दिन के अंदर तो बात ही नहीं हुआ अपना, तो 6 महीना कम से कम नोटिस आपको देना पड़ेगा। 6 महीने लगते हैं अच्छा घर खोजने का कम से कम। आपने बोला नहीं 25 दिनों में ही खाली करना पड़ेगा। तो आप जाकर ना पता नहीं किसी कोर्ट वोट से मेरे को निकालने का ऑर्डर ले आए। मैं भी हायर कोर्ट में चला गया, मैं भी जाकर बोला जज साहब ये देखिए पोजीशन है, ही प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट डू समथिंग, अब वो कर रहा है, इसको रोकिए। तो आपको रोकता हुआ जो ऑर्डर है उसी को इंजंक्शन बोलते हैं। चैप्टर्स ओवर।